सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी। मैं हूं अरबाब जहांगीर, मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। और नज़ीर लगारी साहब से हम आज के प्रोग्राम में भी तबसरे और तज्ज़िये लेंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के उन क्लिप्स पर जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के प्रोग्राम में बात होगी PSL सीज़न 4 के फ़ाइनल की। और फाइनल से पहले जो रंगारंग इख्तितामी तकरीब हुई है वो बड़ी शानदार रही, जहां पाकिस्तान के सुपरस्टार्स ने परफॉर्म किया। फवाद खान जिन्होंने PSL का थीम सॉन्ग भी गाया था वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा अबरार उल हक ने वहाँ परफॉर्म किया, आयमा बेग ने वहाँ पर परफॉर्म किया और जुनून ग्रुप हर एक का हर दिल अजीज़ और सबके दिल की पसंद जुनून ग्रुप भी वहाँ पर मौजूद था। और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पर दी गई है। ये उसी तकरीब के आप मनाज़िर देख रहे हैं जो अब से कुछ देर पहले के हैं। 6 बजे इस तकरीब का आगाज़ हुआ था और इसी तकरीब की मुनासबत से आज फाइनल मैच की टाइमिंग्स को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। आमतौर पर कराची में मैचेस का आगाज़ 7 बजे हो रहा था, लेकिन आज 7:30 बजे टॉस होगा और 8 बजे मैच का आगाज़ होगा। तो इस रंगारंग तकरीब को देखने के लिए स्टेडियम में सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी भी मौजूद थे, जो कि इस तकरीब के मेहमान खुसूसी भी हैं, आज के मैच के मेहमान खुसूसी हैं। और इनके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहाँ पर मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी स्टेडियम में इस मैच को देखेंगे, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वहाँ पर मौजूद थे और चेयरमैन PCB और मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध है उन्होंने भी गुफ्तगू की और इस तमाम सूरत हाल को बड़ा खुशाइंद करार दिया और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि अगली पूरी PSL पाकिस्तान में होगी, कराची के अलावा दीगर शहरों में भी होगी। तो लगारी साहब, ये मनाजिर भी हमने देखे, कितने खूबसूरत मनाजिर थे। कराची का नेशनल स्टेडियम जहाँ सिर्फ आवाम ही आज मौजूद नहीं थे, कई अहम शख्सियात भी, फोर्सेस के हाई ऑफिशल्स भी मौजूद हैं, खुद आर्मी चीफ वहाँ मौजूद थे, सदर मुमलिकत मेहमान खुसूसी हैं। तो सभी को क्रेडिट जाता है अमन व अमान के क़याम का और इस पूरे टूर्नामेंट की कामयाबी से इनेकाद का। 2 हफ्ते पहले जब भारतीय तैयारियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी और आए थे, और पाकिस्तान पर जिस तरह से भारत ने ऐलान किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक की है उन्होंने और कुछ कैजुअल्टीज़ का जिक्र किया था जो नहीं हुई थी, उस मौके पर जो कौम के अंदर यकजहती और जोश व खरोश पैदा हुआ था ये अब फिर नज़र आ रहा है। और बड़े सियासी मुखालिफ, एक दूसरे के नुक्ता नज़र के शदीद मुखालिफ एक ही स्टेडियम में मौजूद हैं। यानी शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर, सदर मुमलिकत मौजूद हैं, गवर्नर मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं। तो ये एक रंगारंग किस्म की तकरीब है सियासी एतबार से। और फिर आपने फ़नकारों को देखा है कि किस तरह जुनून ग्रुप के पुराने दोस्त जो हैं, बिछड़े हुए एक ज़माने के जब मिले हैं एक साथ, तो किस तरह से उन्होंने सुर बखेरे और सुरों के रंग बखेरे हैं और किस तरह से जो है वो दीगर फ़नकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया है। मेरा ख्याल के एक बड़ा अहम इवेंट है पाकिस्तान। हमें बहुत कम खुशियाँ मिली हैं। पिछले 2 अशरे ऐसे गुजर गए हैं, बल्कि कई अशरे ऐसे गुजर गए हैं कि हम सोग में रहे हैं, हम दुख में रहे हैं, हम तकलीफ़ में रहे हैं, हमें बहुत से सदमे सहने पड़े हैं। ये मुल्क दहशत गर्दी के अजाब में था, ये एक जंग के अंदर फंसा हुआ था। इस जंग में कई ऑपरेशन हुए, रोज़ सदमात होते थे, रोज़ कहीं न कहीं कोई ना कोई वाक़या होता था। अब खुशियों का दौर है, अब स्पोर्ट्स आ रहा है और मेरा ख़्याल है कि आर्ट और कल्चर भी आएगा। हम दुनिया भर से और यहाँ से अपने फ़नकारों को परफॉर्म करता हुआ देखेंगे, जिस तरह से आज हमने देखा है जुनून ग्रुप को और फवाद खान को और दूसरे जो है आर्टिस्ट्स को हमने देखा है। हम और देखेंगे, ये स्टेडियम भरा हुआ होगा, इसमें बड़े फ़नकार परफॉर्म कर रहे होंगे, कभी मैच हो रहा होगा, कभी गाना हो रहा होगा। इस तरह से ये सोसाइटी और आगे बढ़ेगी खुशियों की तरफ। और जो लोग अपना नुक्ता नज़र मुसलत करना चाहते थे, जो अपना तर्ज़ ज़िंदगी मुसलत करना चाहते थे, उन्हें नाकामी हुई है। पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान के इदारों ने फतह हासिल किया है। ये ज़बरदस्त बात है, बहुत ही खुशाइंद बात है। चलिए लगारी साहब, अब इस मैच के बारे में तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा कुछ डिटेल से बात करेंगे। उस वक्त तक टॉस भी हो चुका होगा, पता चल चुका होगा कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है। कोयटा और पेशावर के दरमियान ये मुकाबला है। प्रोग्राम के ज़रा नॉर्मल फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रोग्राम का क्लिप शामिल करते हैं जो कि अरकान असम्बली के बारे में है कि किस तरह से उन्हें अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, कितने पैसे वो कमाते हैं। तो ये जो तनख्वाहों का मामला था जो वज़ीर आज़म के बयान के बाद रुक गया और वो इजाफा नहीं हो सका, उससे हट कर भी कितनी बड़ी तादाद में ये लोग पैसे कमा रहे होते हैं। क्लिप देखिए, वापस आकर फिर बात करते हैं।
तो इन सारे अलाउंसेस को अगर जोड़ दिया जाए तो तनख्वाह से हट के भी लाखों रुपए अरकान असेंबली कमा रहे होते हैं। तो लगाई साहब, ये सूरत हाल तो वही लग रही है कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, चूंकि सफ़र के लिए भी निकल रहे हैं, असेंबली के इजलास में भी शिरकत के लिए आ रहे हैं, तो भी सफ़र के भी पैसे मिल रहे हैं। मैं सर कढ़ाई पर ज़्यादा जोर दूंगा, उंगलियाँ घी में कितनी हैं ये तो हमें देखना है। बात यह है कि ये मुंतखब अरकान की मजमूई तादाद कितनी है पाकिस्तान में। ये मजमूई तादाद जो है किसी सूरत में भी 1000 से ज़्यादा नहीं है। और पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की तादाद कितनी है, फेडरल सेक्रेटरियों की तादाद कितनी है, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ की तादाद कितनी है, जो 20 ग्रेड के, 21 ग्रेड के, 22 ग्रेड के हैं, वो तो इनकी मजमूई तादाद से ज़्यादा हैं। और सर्विसेज के लोग हैं, उनकी तादाद कितनी है। फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने अजला हैं, उन तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर हैं, हर तमाम डिवीजन में कमिश्नर साहबान हैं, सेक्रेटरी साहबान हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहबान हैं, डिप्टी सेक्रेटरी साहबान हैं। इनके TADS का हिसाब लगाएं, इनके सारे खर्चों का हिसाब लगाएं, तो फिर पाकिस्तान तो इन्हीं पर खर्च कर रहा है और किसी पर खर्च नहीं कर रहा है। ये जो 1000 अफराद हैं जो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो सेनेट में बैठे हुए हैं, जो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं और चारों सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, अगर उनके 2000, 2500, 3000 के, 4000 के रोज़ाना के अखराजात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो उन अखराजात पर नज़र डाली जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं TADA की मद में, जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। एक SDO जाता है सर्वे के लिए तो मालूम होता है वो कितना खर्च हो गया है। एक तहसीलदार जब किसी तहसील के किसी मौजे में जाता है तो उसके अखराजात का हिसाब लगाएं, पटवारी किस तरह से जो है कहाँ से मुर्गियाँ इकट्ठी कर रहा है, कहाँ से जाकर घी ले रहा है, कहाँ से जाकर खाने बन रहे हैं। तहसीलदार के दौरे के भी इतने अखराजात होते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है। भाई आप एक SHO अगर एक अपने इलाके से निकल कर दूसरे इलाके की तरफ, ये तो जो अजला के नाम लिए थे, लइये का और बकर का, क्योंकि इनके अपने अजला हैं इसलिए उनका नाम भी ले लिया है। अगर इन्हीं अजला के जो तहसीलदार हैं उनके अखराजात का हिसाब लगाएं, असिस्टेंट कमिश्नर्स के हिसाब लगाएं, फिर एडिशनल कमिश्नर्स का हिसाब लगाएं, फिर डिप्टी कमिश्नर्स का हिसाब लगाएं, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर उनकी तनख्वाहों का हिसाब लगाएं तो इन अरकान असम्बली की तनख्वाह से ज़्यादा है। तो अरकान असम्बली जिनका बुनियादी काम है, वो अपना बुनियादी काम उन्हें करना चाहिए, उनके कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो लेजिस्लेशन ना करें, वो कानून साजी ना करें, अपने काम पर काम ना करें, उस पर हमें एतराज़ होगा। ये अखराजात 2000, 3000 खाने की मद में, रहने की मद में अगर उनको मिलते हैं या इलाज की मद में मिलते हैं तो हम इसको इशू ना बनाएं तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। सही, चलें, अब इतने पैसे लेते हैं, फिर बयानात भी देते हैं, लेकिन अक्सर अरकान असम्बली जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। इलेक्शन से पहले इनके बयानात कुछ होते हैं, इलेक्शन के बाद फिर वजाहतें देना पड़ती हैं। एक ऐसे ही बयान से मुताल्लिक क्लिप शामिल करते हैं, फिर वापस आकर उस पर बात करते हैं। तो लगाई साहब, चाहे पुरानी बात हो, इलेक्शन से पहले की बात है, लेकिन क्या पुरानी बात की वजाहत नहीं की जा सकती? और ये तर्ज अमल हमारी सियासी जमातों का कि एक वज़ीर बयान देता है, ख्वाह वो उस वक्त वज़ीर ना हो, फिर दूसरा वज़ीर उसकी बात को घुमा देता है, कोई वाज़ेह जवाब ही नहीं देता। अच्छा, ये जानते हुए कि हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हुई है, ये फिर बेल्जियम में जो है फिर इजलास होने वाला है या कहीं और इजलास होने वाला है, हमारे बारे में तय होने वाला है। टायर फाइनेंसिंग में हमारे ऊपर एक मुसीबत आई हुई है। अब इस दुनिया में कोई मुल्क इस तरह से हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम ग्रे लिस्ट में पहले से मौजूद हैं। ब्लैक लिस्ट होने की सूरत में हमारे बहुत से मुश्किलात जो हैं बढ़ जाएंगे, इतनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी जिनका अंदाज़ा नहीं है। हमारी सर्विसेज में क्या मसाइल होंगे, हमारे सिक्योरिटी के सिलसिले में क्या मसाइल होंगे, हमारे इकनॉमी के सिलसिले में क्या मसाइल है, इसका अंदाज़ा नहीं है। और वज़रा जो हैं एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। कहाँ, अगर ये पुरानी भी है तो आप इस तरह से क्यों ड्रामा करते हैं? आप पाकिस्तान के लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि उनकी अकल नहीं है, उनके फहम नहीं है, वो सोचते नहीं हैं, उनके पास फहम नहीं है, उनके पास इदराक नहीं है, वो कोई चीज़ सोचते नहीं हैं। बस आपने कह दिया सुभान अल्लाह और आपने तालियां बजा दी, वो भी ठीक है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि अमेरिका और बाकी यूनाइटेड नेशंस वाले कह रहे हैं कि जनाब पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन हम तो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे और देखें हमारे होते हुए नहीं हो सकता है। और दूसरे वजीर कह रहे हैं कि पुरानी बात है, पुरानी बात है, बात नहीं हो रही है, आज उससे लेट हो रहा है, कल की बात से आज लेट हो रहा है। और उसके अलावा बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये दुनिया को आप मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हमारी कार्रवाइयाँ जो हैं ये महज आप जो है वो एक आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है कि आप जो कुछ कह रहे हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं वो वैसा नहीं है। असल हकीकत तो ये है जो हमारे फ़लाँ वज़ीर साहब ने फ़लाँ ज़माने में फ़लाँ वक्त बयान की थी
इस तरह नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, सोच समझकर बात करनी चाहिए और लोगों को भी इस मसले को सोच समझकर उठाना चाहिए। आप पाकिस्तान की मुश्किलात कितनी बढ़ाना चाहते हैं, कितना उनमें इजाफा करना चाहते हैं, कौन से आप पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़ा करना चाहते हैं, इसका भी अंदाज़ा होना चाहिए। हमारे लोग इस तरह से उठा लेते हैं मसाइल को जैसे कोई बात ही नहीं। ये सारा रिकॉर्ड जो है ये जा रहा होगा जहाँ पर आपके बारे में सोचा जा रहा है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग में उसका नाम आ जाए। आपको पता है कि वहाँ भारत भी बैठा हुआ है और भारत फैसला साजी में अहम किरदार अदा कर रहा है। उसको एशिया ग्रुप का चेयरमैन बनाया जा रहा है या बनाया जा चुका है। तो वो अगर भारत हमारे बारे में क्या सोचेगा और किस तरह की चीज़ें, ये सारे एविडेंस लेकर बात करेगा। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया है ज़रबुल अज़ब उसकी बात नहीं करेंगे, ऑपरेशन किया है ज़रब रद्दुल फसाद उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी कामयाबियों की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान में टेररिज्म के खात्मे की बात नहीं करेंगे। ये चीज़ें लेकर आएंगे और फिर इस पर शहादतें जमा की जाएंगी कि किसने क्या कहा था और किसके लिए क्या कहा था। ठीक है, चलिए लगाजी साहब, अब जब हमारी सियासी जमातों का तर्ज अमल यही है कि जब वो अपोजिशन है तो उस वक्त उनके हुकूमत के और हुकूमती प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ और ख्यालात होते हैं और जब वो खुद हुकूमत में आ जाती हैं तो उन्हीं प्रोजेक्ट से मुतालिक उनके ख्यालात बदल भी जाते हैं। क्लिप आपको दिखाते हैं, फिर वापस आके बात करें। तो लगाजी साहब, एक क्लिप आपने देखा, शौकत यूसुफजई जिस तरह सवाल से बचने की कोशिश कर रहे थे, इधर से निकलने की उधर से निकलने की, वो आपने भी देखा। क्या मुतमईन कर पाए? उनकी वजाहत इस काबिल थी कि वो इत्मीनान दिला सके लोगों को? ये 5 साल तक लोगों के सामने मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करते रहे हैं कि जनाब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतनी तरक्की कर गया है, हमारा हेल्थ सिस्टम इतनी तरक्की कर गया है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतनी तरक्की कर गया है। ये चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं और ये जो मेट्रो बन रहा है वहाँ पर पेशावर में, उसके असरात और उसके खंडरात मैं भी देख कर आया हूँ और वहाँ पर अभी तक लोग जो है उनकी ज़िंदगी जीरन हो गई है कि किस तरह से उसको मुकम्मल करने में इन्होंने वक्त लिया है और लोगों की जो है वो आमद रफ्त में कितना खलल पड़ा है, कितना फासला तय करने में उन्हें वक्त लगा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये महज इस तरह से अगर आप आईवाश करते रहेंगे, अगर लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे तो नतायज कुछ बरामद नहीं होंगे। और ये चीज़ जो है ये 23 मार्च को जिसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इसका इफ्तिताह की तारीखें 4-5 पहले भी दी जा चुकी हैं। अब भी अंदाज़ा है कि देखें कि कब होता है इसका इफ्तिताह और कितनी बसें यहाँ पर चलाई जाती हैं और चलाई जाती हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। 20 बसें चलाने के लिए अगर ये मेट्रो चलानी थी आपने तो फिर तो लोगों को आपने बड़ी सफ़र की सहूलतें दे दी हैं। लेकिन ये कि ये इतनी ताख़ीर से हुई है और इतने अखराजात के बाद हुई है, तो इस तरह फिर आप दूसरों पर तनकीद क्यों करते थे? जब वो बना रहे थे, जब शहबाज शरीफ बना रहे थे लाहौर में, तो आप कह रहे थे कि जनाब ये तो जंगला बस बन रही है, और मुल्तान में बन रही थी तो आप उस पर तनकीद कर रहे थे, पेशावर इस्लामाबाद में बन रही थी तो आप उस पर तनकीद कर रहे थे। अब यहाँ आपने खुद बना ली है तो उस पर तालियां होंगी, सारे लोग मिलकर तालियां बजा रहे होंगे और कहेंगे क्या वाह वाह के एक डोंगरे बरसाए जाएंगे, वाह वाह की एक पूरी कवालियाँ होंगी इनकी और मुस्तकिल गा रहे होंगे जनाब क्या कमाल कर दिया है। लगाई साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अंधोनाक वाक़या पेश आया, इसमें 9 पाकिस्तानी भी शहीद हुए और अब उस वाक़े पर OIC ने हंगामी इजलास भी 22 मार्च को तलब कर लिया है। इन तमाम मामलों पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जुमे के रोज़ नमाज जुमा के वक्त क्राइस्ट चर्च में, न्यूजीलैंड का शहर क्राइस्ट चर्च, जहाँ एक अंदोनाक वाक़या पेश आया, इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया, जहाँ एक दहशतगर्द की जानिब से 2 मसाजिद में फायरिंग की गई। मजमूई तौर पर 49 नमाजियों को वहाँ पर शहीद किया गया, जिसमें 9 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ये कहते हैं कि जो भी मुतासरा ख़ानदान है उनसे हुकूमत भरपूर ताउन कर रही है, उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है और शोदा और ज़ख्मियों अफराद के जो भी लवाहिकीन है जो वहाँ जाना चाहते हैं उनके लिए विजिट वीज़ा का एहतमाम भी किया जा सकता है। तो लगाई साहब, हुकूमत तो भरपूर ताउन कर ही रही है। आज हमने नेशनल स्टेडियम में भी मनाजिर देखे थे, कितने हज़ारों की तादाद में लोग थे, खिलाड़ी मौजूद थे। 1 मिनट की खामोशी भी उस वाक़े के लिए इख्तियार की गई थी। जी, यहाँ पर जो है जब मैच के लिए वहाँ पर उसका तकरीब का आगाज़ हुआ तो पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और उनका सोग मनाया गया जो शहीद हुए हैं न्यूजीलैंड के सानहे में। और इतना दर्दनाक वाक़या हुआ है। पाकिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद जो हैं इस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने, वज़ारत ख़ारजा ने पूरी कोशिश की है और तमाम जो मुतासरा ख़ानदान हैं, जो ज़ख्मी हैं या जो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके
वर्षा से उनके लवाहकीन के साथ हुकूमत का राब्ता है, हुकूमत बार बार उनके बारे में ऐलानात भी कर रही है। तो बाज़ चीज़ें जो अच्छी होती हैं हमें भी अच्छा लगता है कि अगर पाकिस्तान कहीं अच्छा होगा, पाकिस्तान के किसी इदारे की, किसी मिनिस्ट्री की, किसी भी जगह पर उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी तो हमारा दिल भी खुश होगा कि हमारे यहाँ कुछ हो रहा है। और बल्कि इससे ज़्यादा आगे जाकर हुआ है ना कि इसकी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के वज़राए ख़ारजा का इजलास बुला लिया गया है और तुर्की ने इनिशिएट किया है। और तुर्की में जो है इतना बड़ा इस सानहे के ऊपर और दुनिया को ये मैसेज देने के लिए, भाई देखें निशाना मुसलमान बन रहे हैं, चाहे वो कराची में या पाकिस्तान के किसी इलाके में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो किसी इस्लामी मुल्क में हो, चाहे किसी अमेरिका में। हमारी बच्ची गई थी और ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गई थी, येस प्रोग्राम में गई थी, हमारी बच्ची कराची की बच्ची जाकर निशाना बनी थी उस दहशत गर्दी का जो अमेरिका में हुई थी, जो यहाँ पर हुई है क्राइस्ट चर्च में, वहाँ पर भी मुसलमान निशाना बने हैं। तो दहशत गर्दी का मज़हब नहीं होता, ये बात तो उनको समझनी चाहिए। जिस तरह से ब्लेम कर दिया जाता है पूरे एक सेगमेंट को, 1 अरब इंसानों को जो आइसोलेट कर दिया जाता है, तनहा कर दिया जाता है, हमें ऐसा से शर्मिंदगी का शिकार किया जाता है कि हमारे लोग जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, हमारे लोग तो निशाना बन रहे हैं, हम लोग तो निशाना बन रहे हैं। कम अज़ कम इस बात को भी सोचना चाहिए। सही। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने लगाई साहब बड़ी अच्छी बात की कि तमाम मुस्लिम उम्मा को यकजा करने की कोशिश इस इजलास में हम करेंगे और न सिर्फ ऐसे वाक़यात जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं ये तो अपनी जगह हो ही रहे हैं, इनकी तो मजम्मत की जानी चाहिए। जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहे हैं उसके लिए भी इस इजलास में आवाज़ उठाएंगे। मेरे ख्याल में होना चाहिए। दुनिया भर में एक चीज़ थी जिसको हम अब तस्लीम करते थे कि हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिज़म आया है, हमारे यहाँ टेररिज्म हुआ है, ये चीज़ हमारे तस्लीम करने थे, हमने तस्लीम किया और हमने कार्रवाई की है। क्या ये बात यूरोप तस्लीम करेगा? क्या ये बात USA तस्लीम करेगा कि वाइट एक्सट्रीमिज़म वहाँ बढ़ रहा है? क्या ये वो तस्लीम करेगा बरतानिया कि उसके यहाँ जो है वाइट एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, उसके अंदर नस्ल परस्ती आ रही है? 1939 में 1930 के अशरे के अंदर जो पूरे का पूरा एक फाशिज़म का दौर आया था, जब मैसोलिनी पैदा हुआ था और उसने अपनी फाशिस्ट पार्टी बनाई थी, जब हिटलर ने अपनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, नाजी पार्टी बनाई थी, और जिस तरह से उन नस्ल परस्ती का ऐलान किया था, अगर इस तरह की नस्ल परस्ती अमेरिका में होती है, अगर इस तरह की नस्ल परस्ती जो है वो बरतानिया में या किसी और मुल्क में होती है, तो फिर उसकी भी इसी तरह मजम्मत की जानी चाहिए जिस तरह हमारे यहाँ होने वाली इंतहा पसंदी की मजम्मत की गई थी। मेरे ख्याल में चीज़ों को उसके सही प्रॉस्पेक्ट्स में देखने से आप चीज़ों का सही नतीजे भी निकाल सकेंगे और सही इक़दामात भी कर सकेंगे। अगर आपकी चश्मे का नंबर ठीक ना हुआ तो अब आप चीज़ों को ठीक नहीं दे सकेंगे, तो आपके इक़दामात भी गलत होंगे और उसके नताज भी गलत होंगे। सही। अब OIC का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस इजलास में क्या क्या फैसले होते हैं। बहरहाल जो अफसोस क्राइस्ट चर्च में पेश आया था उस वाक़े के हवाले से एक पैकेज आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आके मज़ीद बात करते हैं। तो बहादुर पाकिस्तानी फ़ख्र पाकिस्तान नईम राशिद जो इस वाक़े में जाम शहादत नोश कर गए थे, उनको अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कौमी अवार्ड देने का ऐलान किया। तो गाइस, अब कैसे आप हुकूमत के इस इक़दाम को देख रहे हैं? एक अच्छा इक़दाम है कि घर में अच्छा इक़दाम है। कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, देखिए सदमे में भी आप कोई चीज़ें हासिल करते हैं, इतना बड़ा दुख है। 49 अफराद की शहादत हुई, 2 मसाजिद पर हमले हुए हैं उसके नतीजे में, और जनूनी शख्स जो इसने जाकर ये सारी वारदात की है, उसमें एक चीज़ सामने आई है। जब नमाजी दोबारा नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ गए उसी मस्जिद में, उन्हीं मसाजिद के अंदर, तो वहाँ के मकामी लोग, न्यूजीलैंड के वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो एक कतार बांध कर खड़े हो गए और डिफेंस लाइन बन कर खड़े हो गए कि आप जो हैं अब नमाजी अगर नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये एक अलामत थी कि दहशत गर्दी के साथ नहीं हैं लोग और दहशत गर्दी के मजम्मत करते हैं, और जो लोग निशाना बने हैं उनके साथ कर करें। लगाइए, जब जिस मंजर का आपने भी जिक्र किया वो तस्वीर भी हाँ, दिखा ये रहे हैं। तस्वीर है, उसमें लोग खड़े हुए हैं और लोग इस बात को ये इस बात की अलामत है। ये इंसान का दर्द एक जैसा होता है, इंसान का दुख एक जैसा, इंसान का खून एक जैसा होता है और इंसान एक जैसा ही सोचता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। फिर इसके अंदर प्रोफेसर नईम रशीद जो हैं, उनकी शहादत का वाक़या, उस पर पाकिस्तान की हुकूमत का उनको जो है कौमी एज़ाज़ देने का फ़ैसला प्रोफेसर साहब ने और उनके साहिबजादे तलहा ने जिस तरह बहादुरी की, जिस तरह से बहादुरी का मुजाहरा किया है, उन्होंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है कि दहशतगर्द को पकड़ लिया जाए।
वो नहीं पकड़ सके, वो उसकी गोलियों की जद में आए। हो सकता है कि वो पकड़ लेते, हो सकता है कि उसे काबू में ले लेते, हो सकता है कि बाकी लोगों की जान बच जाती, लेकिन एक आदमी ने इरादा तो किया, एक आदमी ने कोशिश तो की, एक आदमी ने जाकर आगे बढ़कर लोगों को बचाने के लिए अपना इंटेंशन तो जाहिर किया। ये इस बात पर हुकूमत पाकिस्तान ने इनको एजाज़ देने का फ़ैसला किया है, हम इस बात को सराहते हैं। इन जैसे सदमात के लम्हात में कुछ वाक़यात हमारे लिए मिसाल बन जाते हैं, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हमारे लिए मिसाल बने हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का तो ये बहरहाल एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन न्यूजीलैंड की जानिब से एक बयान सामने आया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वाक़े की इत्तला उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पहले ही मिल गई थी। 9 मिनट पहले इस हमले से उनको इत्तला मिल चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस हमले को नाकाम बनाने की कोशिश करती है, रोकती, वो हमलावर पहले ही मस्जिद में दाखिल हो चुका था। तो लगाई साहब, अगर 9 मिनट पहले या 10 मिनट पहले इस तरह के किसी वाक़े की रिपोर्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मिल जाए तो इतने कम वक्त में क्या मुमकिन होता है इस तरह के वाक़े को रोकना? एक तो ये कि हमें ब्लेम गेम में नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ की जो वज़ीर आज़म हैं, लेबर वज़ीर आज़म, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत कमिटेड हैं, और वो लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ कमिटेड हैं, और उनकी भरपूर कमिटमेंट है। तो हमें उनके बारे में नहीं, ये एक एफिशिएंसी की बात है कि उनके पास 9 मिनट पहले इत्तला पहुँची, और इस दौरान में यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई शुरू हो गई होगी, लेकिन उससे पहले वो कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी थी और इन तमाम लोगों की शहादत का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो ये तो हमारे साथ होना था, हुआ है। और वहाँ के जो लोगों ने ये जो उनके साथ एक दहशत गर्दी की गई है, दहशत का निशाना बनाया गया है, वो तो उनको दहशत का निशाना बनना था। लेकिन जिन लोगों ने कार्रवाई की और जिन लोगों ने इंटेलिजेंस जमा की है, अब उनके लिए एक मिसाल होगी कि किस तरह से क्विक रिस्पांस होना चाहिए। अगर किसी वाक़े के बारे में इत्तला मिले तो फिर हुकूमतें होती हैं, इदारे होते हैं, प्लान करते हैं। हमारे इदारे भी इस तरह से बहुत से उन्होंने नाकाम किए हैं, बड़े बड़े हमले, बड़े बड़े ऐसी वारदातों को नाकाम बनाया। अगर वो वारदातें हो जाती तो पाकिस्तान में खुदा जाने क्या हो चुका होता। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, हम उन चीज़ों को बहुत कम देखते हैं, हम उनको बहुत कम मार्जिन देते हैं, हम उनको बहुत कम स्पेस देते हैं, हम उनको बहुत कम शाबाश देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उनने हमें नाकामियों पर जो है ज़्यादा हम कुड़ते हैं, ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है अगर कोई टेरर अटैक हो जाता है। यकीनन दुख की बात होती है, यकीनन गम की बात होती है, लेकिन जिन चीज़ों को बचाया जा रहा होता है, जब इतनी बड़ी सिक्योरिटी हो रही होती है, जब बहुत से मनसूबों को नाकाम बनाया जा चुका होता है, तो हमें उसकी भी ज़रूर बात करनी चाहिए और उसके बारे में भी गुफ्तगू होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस वाक़े के बाद फिर वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड की जो उन्होंने एक अच्छा इक़दाम भी किया कि फ़ौरी तौर पर अपने मुल्क में उन्होंने असला क़वानीन को सख्त किया। आमतौर पर न्यूजीलैंड में दहशत गर्दी के वाक़यात नहीं होते, इसलिए असला क़वानीन शायद इतने सख्त भी नहीं थे, लेकिन इस वाक़े के बाद उन्होंने फ़ौरन उसमें तरमीम की है। तो उनके इस इक़दाम को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, असल में ये शायद सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा कॉन्शियस वो नहीं थे, और लोगों को अख्तियार था कि लोग असलहा लाइसेंस हासिल करें और असलहा लाइसेंस हासिल करने के बाद हथियार अपने पास रख सकें, क्योंकि इस तरह के वाक़यात होते नहीं थे। वहाँ ये टेम्परामेंट था नहीं, वहाँ लोगों की सोच इस तरह से नहीं थी, वहाँ पर इस तरह के हमले नहीं होते थे। इस वजह से जो है वहाँ पर लाइसेंस भी दे दिया जाता था और असला भी लोग रख लेते थे। ये वो होता था, कॉस्मेटिक होता था, ये नुमाइशी चीज़ होती थी, वो लोग अपने पास रखे होते, लेकिन उससे कोई वारदात नहीं होती थी। अब वारदात हो गई है तो सब फौरी रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से ये हुआ है कि कवानीन सख्त कर दिए गए। अब असले का हुसूल जो है वो इतना आसान भी नहीं होगा, और उसकी विजिलेंस भी हो सकेगी, उसकी निगरानी भी हो सकेगी। अच्छा, वो जो दहशतगर्द जो ऑस्ट्रेलवी शहरियत रखता था लगाई साहब, उसको जब पकड़ा गया अदालत में, जब उसकी समाअत हुई, अभी तो उसको उन्होंने रिमांड पर भेज दिया है, 4 अप्रैल तक वो रिमांड पर है, लेकिन जो दफ़ात उस पर लगाई गई हैं इस मुकदमे में, वो सिर्फ कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं। दहशतगर्दी ये चंद और दफ़ात इसमें लग सकती नहीं, शायद उनको कुछ नज़रअंदाज किया गया, या शायद उस मुल्क का कानूनी इस तरह से इस तरीके का है, या ये दफ़ात काफ़ी हैं जो इस मुकदमे में लगाई गई? मेरा ख्याल है कि खसूसी कवानीन तो आपके यहाँ हैं और हमारे थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में तो आज से थोड़ी हैं। भगत सिंह पर जो है वो एंटी टेररिस्ट का एक्ट लगाया गया था और वो अंग्रेज़ों के ज़माने में पास हुआ था। जब आपको याद होगा कि जब ये खसूसी कानून पाकिस्तान इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक साथ 1920-21 में 26, 27, 28 में इस ज़माने में जब बनाया जा रहा था, तो कायदे-आज़म खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कवानीन नहीं बनाए जाने चाहिए, और इस तरह के कवानीन का वो साथ नहीं देते। वह खड़े हो गए थे अपनी सीट पर, उन्होंने एहतजाज किया था और कहा था
कि मैं इस हाउस का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। कायदे आज़म ने रिज़ाइन कर दिया था और कहा था कि इस तरह के खसूसी कवानीन नहीं बनने चाहिए। हो सकता है कि इस तरह के खसूसी कवानीन वहाँ ना हों और वहाँ इन्हीं कवानीन के तहत जो है वो ट्रायल हो सकता हो, तो इसी कानून के तहत दर्ज किया गया हो। तो बाज़ दफ़ा कवानीन मौजूद होते हैं तो इस्तेमाल नहीं किए जाते, बाज़ दफ़ा कवानीन नहीं होते हैं तो नहीं हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ एक कवानीन का इस्तेमाल भी मुनासिब तरीके से नहीं होता है। खिलाड़ियों का जो रवैया होता है सदियों से, वो हमारे लिए एक मिसाल रहा है कि किस तरह से खिलाड़ी लोगों के अंदर हम आहंगी का जज्बा पैदा करते हैं, एक दूसरे को हराने और एक दूसरे को शिकस्त देने और एक दूसरे से हारने के बाद वो किस तरह से एक दूसरे से बगलगीर होते हैं और एक दूसरे के साथ गर्म जोशी से मुसाफिया करते हैं। ये होती है स्पिरिट। स्पिरिट कहाँ से आती है? वो स्पोर्ट्समैनशिप से आती है। ये स्पिरिट कायम रहनी चाहिए और मंजर हमने अभी देखा, हमारे मुल्क में ऐसे मंजर दिखाई देते रहने चाहिए। नज़ीर लगारी साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। मुझे और लगारी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।